कहानी की शुरुआत में हमें एक अनजान शख्स वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए दिखता है। उसका चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता। जब वो घर की खिड़की पे जूम करता है तो सामने एक औरत अपने कपड़े बदल रही होती है, जिसके बाद यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें बूढ़े पति पत्नी शंभुनाथ और मंजू को दिखाया जाता है, जो अकेले रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। उनका एक बेटा है गुड्डू, जो अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में सेटल हो चुका है। दोनों साइबर कैफे जाते हैं ताकि वीडियो कॉल पर उससे बात कर सकें। पिता खुश होते हैं कि बेटे से बात हो रही है, लेकिन गुड्डू हर बात का जवाब चिढ़ कर देता है। उसके रवैये से साफ पता चलता है कि उसे अपने माता पिता से बात करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। उसकी पत्नी भी वैसी ही होती है। बच्ची के रोने का बहाना बनाकर गुड्डू कॉल काट देता है। दोनों बूढ़े हो चुके थे, चलना फिरना भी आसान नहीं रहा था। फिर भी इतनी दूर सिर्फ बेटे से बात करने आए थे, लेकिन उसने ढंग से बात तक नहीं की। 6 साल हो चुके थे। गुड्डू अपने माता पिता से मिलने नहीं आया था। वो बस कभी कभार पैसे भेज देता था। शंभुनाथ थोड़ा और कमाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और उन बच्चों में उनकी सबसे चहेती थी नैना। शंभुनाथ ने बैंक से लोन ले रखा था, जिसे चुकाने वो बैंक जाते हैं, लेकिन ज्यादा ब्याज कटने की वजह से वो परेशान हो जाते हैं। कहानी पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि शंभुनाथ गुड्डू के साथ बैंक आए हैं, क्योंकि गुड्डू को अमेरिका पढ़ने जाना था और इसके लिए लोन लेना था। लेकिन जितना पैसा चाहिए था उतना लोन नहीं मिल पा रहा था, जिससे गुड्डू गुस्सा दिखाता है। कहानी फिर वर्तमान में आती है, जहां शंभुनाथ चूहा मारने का यंत्र लाए होते हैं, क्योंकि घर में चूहों ने बहुत परेशान कर रखा था। मंजू कहती हैं कि पूजा पाठ वाले घर में जीव हत्या का पाप मत लगाइए और उसे हटाने को कहती हैं। तभी घर में नशे में धुत प्रजापति नाम का एक आदमी एक लड़की को लेकर आता है। वो आराम से सोफे पर बैठ जाता है, शराब और चिकन निकालकर प्लेट और गिलास मांगता है। मंजू को चिकन देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी थी। फिर भी वो प्लेट और गिलास दे देती हैं। शंभुनाथ प्रजापति को कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि 2000 कम है, 5-6 दिन बाद दे देंगे। प्रजापति लड़की को लेकर कमरे में चला जाता है और कुछ देर बाद निकल जाता है। मंजू जब कमरे में जाती हैं, तो वहां इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डम पड़ा होता है। शंभुनाथ कहते हैं कि तुम जाओ, मैं देखता हूँ। कहानी फिर पीछे जाती है, जहां गुड्डू कह रहा होता है कि उसे अमेरिका जाने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए, जो बहुत ज्यादा थे। माँ कहती हैं कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। गुड्डू ताने मारते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, वो भी अपनी जिंदगी इनकी तरह निकाल लेगा। माँ कहती हैं कि जितना हो सकता है उतना तुम्हारे पापा कर ही रहे हैं। गुड्डू कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। पूरी जिंदगी उसने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, बिना कोचिंग के इंजीनियरिंग की, और सब अपने दम पर किया। अब जब कुछ करने का वक्त आया है तो भी पिताजी कुछ नहीं कर रहे हैं। पिताजी कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, बैंक से लोन दिलवाकर 10 लाख दे रहे हैं, लेकिन बाकी 15 लाख कहाँ से लाएं? क्या घर बेच दें या गिरवी रख दें? बताओ क्या करें? गुड्डू कहता है कि सब लोग करते हैं पापा, और मैं यहाँ बैठा हूँ ना, सब चुका दूंगा। बेटा कैसा भी हो, माँ को तो अपने बच्चे की खुशी ही चाहिए होती है, इसलिए वो कहती हैं कि अगर कहीं से हो सके तो इंतजाम कर दीजिए। कहानी फिर वर्तमान में आती है, जहां हम देखते हैं कि प्रजापति से मिलने शक्ति नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो उससे पैसे लेने आया था। शक्ति कहता है कि पैसे कम हैं, तो प्रजापति कहता है कि और भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। शक्ति कहता है कि शराबखोरी, गुंडागर्दी और लड़कीबाजी से लेकर वसूली तक सब तू मेरे इलाके में करता है, तो बाकी जगह क्या करने देता है? मतलब प्रजापति आम लोगों से पैसे वसूलता था और शक्ति प्रजापति जैसे लोगों से। मंजू गुड्डू को फोन लगाकर शंभुनाथ को देती हैं ताकि वो बात कर सके, लेकिन गुड्डू बात करने के बजाय कहता है कि वो कल 5000 भेज देगा और फोन रख देता है। उसे लगता था कि पैसा दे देना ही सब कुछ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं था। उनके लिए प्यार से 2 बातें कर लेना ही बहुत था, जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती था। इसके बाद शंभुनाथ एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, लेकिन प्रजापति उन्हें देख लेता है। वो सारे पैसे छीन लेता है और 500 रुपए वापस देते हुए कहता है कि उस दिन कमरे का इस्तेमाल किया था, ये उसी के पैसे हैं और बाकी उसके। वो गाड़ी चलाते हुए बीच रास्ते गाड़ी रोक देता है और शंभुनाथ से धक्का लगाने को कहता है। मजबूरी में शंभुनाथ धक्का लगाते हैं। तभी वहां शक्ति आ जाता है, जिससे प्रजापति डरता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। शक्ति शंभुनाथ से कहता है कि अगर वो दोबारा परेशान करे तो उसे जरूर बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि मंजू और शंभुनाथ नैना का जन्मदिन मना रहे होते हैं। नैना बहुत गरीब परिवार से थी, इसलिए दोनों उसका जन्मदिन मनाते हैं और उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। दोनों सोचते हैं कि काश उन्हें नैना जैसी बेटी मिली होती। प्रजापति दादा नाम के एक आदमी के लिए काम करता था। दादा उसे कहते हैं कि वो पुलिस वाला मेरे घर तक आ गया, उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, तो वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? दोबारा मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि शंभुनाथ नैना को पढ़ा रहे होते हैं कि तभी प्रजापति किसी को घर दिखाने के लिए वहां आ जाता है।
प्रजापति कहता है कि कब तक पैसे चुकाओगे? ये घर बेच दो और सारा कर्ज खत्म करो। शंभुनाथ कहते हैं कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी प्रजापति की नजर नैना पर पड़ती है और वो उसे बहुत गंदी नजर से देखने लगता है। ये देखकर शंभुनाथ तुरंत नैना को वहां से चले जाने को कह देते हैं। घर खाली करो जल्दी, कहकर प्रजापति वहां से चला जाता है। शंभुनाथ को उस पुलिस ऑफिसर की याद आती है जिससे प्रजापति डरता था, इसलिए वो शक्ति के पास जाते हैं। लेकिन वहां प्रजापति पहले से ही बैठा होता है, जैसे अब उसे शक्ति से कोई डर ही नहीं रहा हो। प्रजापति कहता है, आओ आराम से मेरी शिकायत करो, आओ बैठो। शंभुनाथ शक्ति से कहते हैं कि ये कल शाम मेरे घर आया था। तो शक्ति कहता है कि कर्जा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही, कहीं से जुगाड़ करके इसका पैसा लौटा दीजिए। बस यही एक रास्ता है आपके पास, क्योंकि ये आदमी बहुत खतरनाक है। शाम को मंजू मंदिर गई हुई थी और शंभुनाथ घर पर अकेले थे। तभी प्रजापति आता है और उन्हें घसीट कर थप्पड़ मार देता है और पूछता है कि पुलिस के पास क्यों गए थे। फिर वो बैठकर दारू पीना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा 4 महीने का ब्याज माफ कर दूंगा, जितना कर्जा लिया है उसमें से 1.5 लाख कम भी कर दूंगा, मकान बिकेगा तो 4-5 लाख दे भी दूंगा। फिर वो कहता है कि आंटी मंदिर गई हैं, 1 घंटे बाद आएंगी ना, जाओ नैना को ले आओ। कुछ नहीं करूंगा, उसे दर्द नहीं होगा, आराम से सब कुछ होगा, जाओ जल्दी ले आओ। ये सुनकर शंभुनाथ के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये आदमी कितना दानव और दरिंदा है, जिसकी नजर एक छोटी बच्ची पर है। शंभुनाथ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो उन्हें जबरदस्ती भेज रहा होता है। शंभुनाथ रोते हुए जाने लगते हैं। तभी प्रजापति कहता है कि जाने से पहले कुछ चकना देकर जाओ। शंभुनाथ किचन में जाते हैं और चकना लेकर आते हैं, लेकिन तभी अचानक पिचक उठाकर उसे प्रजापति के गले के आर पार घोंप देते हैं और वो वहीं मर जाता है। जब मंजू घर लौटकर आती हैं तो ये नजारा देखकर उन्हें जोर का झटका लगता है कि ये क्या कर डाला इन्होंने। मंजू तो घर में चूहा मारने तक को मना करती थी और आज एक इंसान मारा गया था। शंभुनाथ सोचते हैं कि पूरी बात बता दें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मंजू सदमे में चली गई थी, इसलिए वो उन्हें कमरे के अंदर जाने को कह देते हैं। इसके बाद वो पूरे हॉल में पेपर बिछाते हैं और दारू पीते हैं, क्योंकि जो वो करने जा रहे थे वो होश में रहकर नहीं कर सकते थे। फिर वो आरी और कुल्हाड़ी लेते हैं और प्रजापति के छोटे छोटे टुकड़े करके 2 बोरियों में भर लेते हैं। फिर दोनों बोरियां लेकर बस से कहीं दूर जाते हैं, जहां किसी हवेली जैसी जगह पर उन बोरियों को रख देते हैं। इधर मंजू सारा खून साफ करती रहती हैं। मंजू शंभुनाथ से बातचीत करना बंद कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि उनके पति साइको हो गए हैं और सिर्फ कर्जा ना देना पड़े इसलिए उन्होंने उसे मार डाला। वो अपने पति से डरने लगती हैं कि कहीं गुस्से में उन्हें भी न मार दे। अगली रात शंभुनाथ फिर उसी हवेली वाली जगह जाते हैं और उन दोनों बोरियों में आग लगा देते हैं। जब लाश राख बन जाती है तो जो हड्डियां बचती हैं उन्हें एक झोले में भर लेते हैं। इसके बाद वो चक्की वाले के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि 2000 का खुल्ला करा लाओ। जैसे ही वो वहां से जाता है, शंभुनाथ आटा पीसने की मशीन में वे हड्डियां डाल देते हैं और वो आटे के साथ पीस जाती हैं। इस तरह उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अगले दिन घर पर ऑफिसर शक्ति आ जाता है और कहता है कि प्रजापति 3 दिन से गायब है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। उसके फोन की आखिरी लोकेशन यही बता रही है, तो क्या वो आपके पास आया था? शंभुनाथ कहते हैं कि वो पैसे लेने आया था, पैसे लिए फिर यहीं बैठकर शराब पी और चला गया। अगले दिन प्रजापति की बीवी अपनी बच्ची के साथ वहां आ जाती है, क्योंकि उसे पता चला था कि आखिरी बार प्रजापति यहीं आया था। शंभुनाथ कहते हैं कि हमें जो पता था हमने पुलिस को बता दिया है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। मंजू कहती हैं कि बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे, हमारी वजह से इस बच्ची का बाप छिन गया, उसे सजा देने का आपको कोई अधिकार नहीं था। मंजू इतना सब कह रही होती हैं तो शंभुनाथ पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, सब कुछ सच बताकर पापों का प्रायश्चित करने। वहां शक्ति नहीं था, एक जूनियर ऑफिसर था, तो शंभुनाथ उसे सब कुछ बता देते हैं कि उन्होंने प्रजापति को कैसे मारा। लेकिन ऑफिसर उनकी बातों पर यकीन नहीं करता कि एक बूढ़ा आदमी भला किसी को कैसे मार सकता है। घर आकर शंभुनाथ मंजू से कहते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन इसलिए नहीं गया था कि हमने कोई पाप किया है, बल्कि इसलिए गया था क्योंकि आपको लगता है कि हमने कोई पाप किया है। शंभुनाथ उन्हें असली सच बता देते हैं कि उस दरिंदे ने नैना के साथ गलत करने की बात कही थी और मुझसे ही वो पाप करवाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। आप होती तो आप भी उसे मार देती। हमने हत्या नहीं की है, हमने वध किया है। ये सुनकर अब जाकर मंजू को एहसास होता है कि उनके पति ने जो किया वो बिल्कुल सही किया और उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। जूनियर ऑफिसर शक्ति को सब बताता है कि शंभुनाथ ऐसा ऐसा बोल रहा था। शक्ति को यह मजाक नहीं लगता, बल्कि उसे शंभुनाथ पर शक हो जाता है कि वो ऐसा कर सकता है। अगले दिन शक्ति शंभुनाथ को बुलाकर कहता है कि ये आपका बयान है, इस पर साइन कर दीजिए। शंभुनाथ कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है,
तो क्यों करें साइन? क्या आपके पास कोई सबूत है इस बात का जो हम साइन कर दें? हमने कुछ नहीं बताया, आपके ऑफिसर ने ही कोई कहानी बना ली होगी। अब शंभूनाथ को दादा बुलाता है, जो कहता है कि इन भाई साहब ने आपके घर का कर्जा चुका दिया है, तो अब आपका घर इनका हुआ। शंभूनाथ कहते हैं कि हमने तो सारा कर्जा प्रजापति को चुका दिया है। दादा कहता है कि वो हमें मिल नहीं रहा है, आप उसे ले आइए, वो हमें पैसा दे देगा, फिर आपका घर आपका। प्रजापति तो निपट गया, लेकिन अब ये नई मुसीबत बनकर सामने आ गई थी। शक्ति मंजू से बात करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि अकेले में वो डर कर सब बता देंगी, लेकिन वो भी कुछ नहीं बताती। दादा को 1 लाख रुपए देने थे, इसलिए शंभूनाथ गुड्डू से बात करके पैसे मांगते हैं। गुड्डू कहता है कि आप लोगों ने तो मजाक बना रखा है, कहां से लाए हम इतने पैसे? आपको बताया था ना कि अभी हमने घर लिया है। आप लोगों का खत्म ही नहीं होता, कभी इसके पैसे तो कभी उसके पैसे, पता नहीं क्या लगा रखा है आपने। ये सुनकर शंभूनाथ कॉल काट देते हैं और कैफे वाले से कहते हैं कि हमारा अकाउंट डिलीट कर दो, अब हम कभी नहीं आएंगे। जब अमेरिका जाना था तो जिद करके बैठा था कि कहीं से पैसे का इंतजाम करो, और जब पिताजी ने प्रजापति से 15 लाख का कर्जा लिया तो आज वही पैसा चुकाने से मुकर गया गुड्डू। शक्ति एक रिक्शे वाले को पकड़ता है जो शंभूनाथ को अच्छी तरह जानता था। शक्ति उससे पूछता है कि 6-7 दिन पहले अंकल आंटी के व्यवहार में कुछ असामान्य देखा क्या? वो बताता है कि एक बार अंकल जी 2 बोरियां लेकर आए और बस स्टॉप चलने को कहा। बोरियों का वजन इतना था जैसे एक आदमी नहीं बल्कि 2 आदमी बैठे हों रिक्शे में। बस स्टेशन जाते समय बीच में वे एक एटीएम पर भी रुके थे। शक्ति एटीएम की सीसीटीवी फुटेज देखता है तो रिक्शे वाले की बात सही निकलती है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि बोरियों में प्रजापति की लाश थी, जिसे शंभूनाथ ने ठिकाने लगा दिया। शक्ति शंभूनाथ को एक जगह अकेले में ले जाता है और कहता है कि मुझे सब पता चल चुका है, मुझे बस इतना बता दो कि प्रजापति का फोन कहाँ है। शंभूनाथ कहते रहते हैं कि उन्हें प्रजापति और उसके फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब शक्ति कहता है कि मैं मामला यहीं खत्म करना चाहता था, इसलिए सिविल ड्रेस में आया था, लेकिन अब कल यूनिफॉर्म में मिलूंगा। शंभूनाथ तुरंत घर आकर प्रजापति का फोन ढूंढते हैं और वो उन्हें सोफे के अंदर से मिल जाता है। शंभूनाथ चार्जर लेने गए थे मोबाइल के लिए, और जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि दादा उनके घर से सामान फेंक रहा है। गुस्से में शंभूनाथ उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ देते हैं तो दादा उन्हें खींचकर थप्पड़ मार देता है। फिर वो मंजू को चोट पहुंचाने जा रहा होता है तो शंभूनाथ रोते हुए कहते हैं कि हमें छोड़ दो, हम घर छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद दादा वहां से चला जाता है। शंभूनाथ की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। शक्ति उनसे मिलने आता है तो शंभूनाथ उसे प्रजापति का फोन पकड़ाते हुए कहते हैं कि स्कूल में एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया था तो हमें 3 दिन तक नींद नहीं आई थी, लेकिन प्रजापति के गले में पेचकस आर पार कर दिया और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी नैना 12 साल की हो गई है, कोई उसके बारे में गलत कैसे सोच सकता है? छोटी बच्ची है वो, और अगर कोई दोबारा ऐसा सोचेगा तो मैं फिर मारूंगा, खत्म कर दूंगा उसे। हमें जो करना था हमने कर दिया, अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। मंजू शक्ति से कहती हैं कि अगर ये जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे, आपको और सबूत चाहिए ना, तो हम आपको कुछ ऐसा बताते हैं जो सिर्फ हमें पता है। और उस फोन में था, उसमें शक्ति का एक वीडियो था जिसमें वो एक औरत के साथ इश्क फरमा रहा था। वो औरत एक एमएलए की बीवी थी और ये वीडियो प्रजापति ने बना लिया था। उसी वीडियो को दिखाकर प्रजापति शक्ति को ब्लैकमेल करने लगा था। इसी वजह से जब शंभूनाथ शिकायत करने गए थे तो शक्ति कुछ नहीं कर पाया था। यही कारण था कि शक्ति को प्रजापति का फोन चाहिए था ताकि वो अपने राज छिपाकर खुद को बचा सके। शक्ति जब शंभूनाथ के घर जाता है तो नल के पास उसे वही पेचकस गड़ा हुआ मिलता है जिससे शंभूनाथ ने प्रजापति को मारा था। इसके बारे में मंजू ने ही उसे बताया था। अगले दिन शक्ति दादा को प्रजापति के कत्ल के जुर्म में पकड़ लेता है। वो दादा के खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट बनाता है और जो भी सबूत मिले थे उन्हें उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। शंभूनाथ ने शक्ति की मदद की थी और उसकी डूबती नैया बचा ली थी, इसलिए हिसाब बराबर करते हुए शक्ति दादा को प्रजापति के खून के केस में फंसा देता है और शंभूनाथ को बचा लेता है। शंभूनाथ दादा से मिलने आते हैं और कहते हैं कि प्रजापति को मारकर मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। दादा चिल्लाता रह जाता है कि उसे किसने मारा है, लेकिन वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। शंभूनाथ पूरे भौकाल के साथ वहां से निकल जाते हैं और जाते जाते शक्ति को एक स्माइल दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि शंभूनाथ और मंजू घर छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले वे नैना से मिलते हैं और उसके पिता को घर की चाबी पकड़ाते हुए कहते हैं कि आज से ये घर हमारी नैना का है। इतना कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मूवी को लेकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी जल्द मिलेंगे ऐसे ही और भी दमदार कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहां आपको और भी बेहतरीन कहानियां देखने को मिलेंगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको दिल से शुक्रिया।